अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपना फाइनल एहतजाजी मार्च लेकर इस्लामाबाद के लिए निकली भी और इस्लामाबाद के अंदर पहुंच भी गई, लेकिन जब डी चौक पहुंची बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में, तो हुकूमत ने क्रैकडाउन किया। हुकूमत से जब आमना सामना हुआ तो कारकुनान तो वहाँ पर खड़े रहे, लेकिन बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ से वापस हो लिए और खैबर पख्तूनख्वा चले गए। ये एक सेपरेट इशू, लेकिन ये जो मामला हुआ सारा का सारा, जब आपस में मुठभेड़ हुई, सामने कारकुनान, उधर हुकूमत की रेट, तो फिर जो डू और डाई के दावे थे वो करने वाली क़यादत कहाँ चली गई, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान। इसके ऊपर एक सीरियस बहस छिड़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपको पता है, हमने डिस्कस भी किया कि कहीं ना कहीं इंगेजमेंट भी हो रही थी, ऑफ़र भी की गई थी कि किसी और मकाम पर, संगजानी कहा जा रहा था, वहाँ पर जाकर अपना एहतजाजी धरना कर लें, आपको फैसिलिटेट भी किया जाएगा। लेकिन मुसर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में कि वो डी चौक ही जाएंगे और दूसरी कोई बात नहीं सुनेंगे। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ मौक़िफ़ पाए जा रहे हैं। बाहर से तो लोग तनकीद कर रहे हैं, अपनी अपनी आरा दे ही रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर भी शदीद तनकीद हो रही है। पार्टी में एक धड़ा है जो इसके ऊपर बुशरा बीबी को मौरूद इल्ज़ाम ठहराता है और कहता है कि बुशरा बीबी ने किसी की एक ना सुनी, जो राब्ताकारी हो रही थी और कहीं ना कहीं खान का भी पैगाम आने की इतलात थी, उनको भी उन्होंने रद्द कर दिया, वीटो कर दिया और कहा कि नहीं, हम डी चौक ही जाएंगे। इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी और कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेटबैक हुआ है वो बुशरा बीबी पर आयद होती है। लेकिन दूसरा एक धड़ा है जो कहता है कि अली अमीन गंडापुर भी कसूरवार हैं। अब इस सारी सूरत हाल को हम डिस्कस करते हैं। मज़ीद कुछ पहलू भी हैं, कल जो सारा का सारा मामला हुआ और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या है। इसके लिए ज़रा डिस्कशन यहाँ से शुरू करते हैं कि फ़ाइनल कॉल की नाकामी का ज़िम्मेदार कौन है, अली अमीन गंडापुर या बुशरा बीबी। ये हमारी दो ऑप्शंस हैं, लेकिन विल मेक इट अ लिटिल इनोवेटिव अपने तज्जियाकारों के लिए। हम ओपन ऑप्शन भी छोड़ देते हैं कि अगर कोई तीसरी उनके जहन में आती है तो वो भी डेफिनेटली वो हमें बता सकते हैं। हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं उमर चीमा साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमद सरफराज साहिबा और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप सबसे पहले कहिएगा, क्या राय है आपकी? बहुत शुक्रिया अलीना। एक तो पहले ही हम कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ को ये जो डू और डाई वाली कॉल है, फाइनल कॉल है, कफन बांध के निकलेंगे, इस तरह की कॉल्स देनी नहीं चाहिए। क्योंकि एक तो मेरा मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि आप एक एहतजाज करके, धरना दे के अपने मुतालबात को इस तरीके से नहीं मनवा सकते कि मैंडेट वापस कर दो। ये होना है नहीं। इस तरीके से हमने देखा है माजी में भी जितने धरने हुए हैं कि नहीं, हम हुकूमत पलट देंगे। कभी फजल रहमान साहब आए, कभी इमरान खान आए नवाज शरीफ का इस्तीफा लेने, ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए ये फाइनल कॉल के धमकियां देना, ये सियासी तौर पे एक गलत स्ट्रैटेजी पहले से ही लग रही थी। अब जहां तक बात है ये डिबेट की कि जो बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान हो रही है या पार्टी के दीगर कायदीन के दरमियान हो रही है, देखिए मेरे पास इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये लाइकलीहुड मुझे बहुत कम लगती है कि इमरान खान ने ये कह दिया हो कि ठीक है हम संजानी शिफ्ट हो जाते हैं और उसको वीटो करके, ओवर रूल करके बुशरा बीबी ने कहा कि नहीं हम डी चौक जाते हैं। या तो मेरे ख्याल से जो कम्युनिकेशन थी वो उतनी वाजे नहीं थी, अगर ऐसी कोई कम्युनिकेशन थी। क्योंकि पहले तो आपको पता है ना, 2 दिन पहले तो ये खबर भी चली कि इमरान खान ने कोई फोन कॉल पे बात की है बुशरा बीबी से, या वीडियो रिकॉर्ड करा दी है। तो ऐसा तो कोई एविडेंस सामने नहीं आया, वो तो सारी गलत खबरें साबित हुई। तो अब ये क्या लोग अपने तौर पे ये कह रहे थे जो मिलने गए थे, क्योंकि मैंने कल बैरिस्टर सैफ को मैंने सुना है, वो कह रहे थे कि जी इमरान खान ने कहा था वहां पे चले जाए, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। लेकिन आज जो मरियम साहबा है, मरियम भट्टू, जो कि बुशरा बीबी की बहन है, वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं, इमरान खान तो डटे हुए थे डी चौक पे। तो मुझे नहीं पता इसमें से किसका वर्जन ठीक है, लेकिन जो नाकामी हुई है इसकी, कल हमने देखा कि वहां तक पहुंचने में तो कामयाब हो गए, लेकिन उसके बाद उठ के जो जाना पड़ा, मेरे ख्याल से उसमें क़यादत को जितना ब्लेम किया जाए वो कम ही होगा। क्योंकि अगर आप वहां पे धरना देने आ रहे हैं और आप कह रहे हैं हम बैठेंगे, तो आपकी क्या तैयारी थी? ना कोई खाने पीने का इंतजाम, ना 2014 की तरह या 2019 में जो फजल रहमान का धरना था उसकी तरह हमने देखा कोई वॉशरूम बनाए हुए थे। जब लोग यहाँ पर आए थके हारे हुए थे, मीर साहब के इंटरव्यू में आपने सुना होगा, कोई खाने के लिए जा रहा है, कोई वॉशरूम ढूंढ रहा है। तो जब हुकूमत ने देखा कि तादाद कम है लोगों की, उन्होंने जो है वहां पे जाके क्रैकडाउन किया, और एक ब्रूटल मैसिव किस्म का क्रैकडाउन था। हुकूमत यहाँ पे ये दावे तो कर रही है कि नहीं कोई कैजुअल्टीज नहीं हुई है, लेकिन ये रिपोर्ट हो रहा है कि कैजुअल्टीज हुई हैं। हुकूमत दावे कर रही है कि हमने सिर्फ जो है वो रबर बुलेट इस्तेमाल किए, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि नहीं स्टील बुलेट भी इस्तेमाल हुए हैं, और कैजुअल्टीज को हुकूमत तो बिल्कुल डिनाई कर रही है कि नहीं हुई है। तो वहां पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने आवाजें भी सुनी है कि बड़ी खौफनाक किस्म की वहां पे जो है शेलिंग की जा रही थी, ये सब कुछ याद आ रहा था, क्रैकडाउन था।
दूसरी तरफ हुकूमत का ये जो क्लेम है कि AK-47, आज जो IG साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि AK-47 भी थी, फलाना असला भी था, वो टेबल पे सजा हुआ तो हमें नजर आया, लेकिन मैंने एटलीस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसे विजुअल्स नहीं देखे कि AK-47 लेके प्रोटेस्टर्स में से कोई पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा हो। AK-47 जब चलता है तो फिर उसमें काफी बड़ी तादाद में जो है कैजुअलिटीज होती हैं। यहाँ पे इस तरह की हमने जो हुकूमती साइड है या पुलिस की साइड है, वहां पे भी हमने रेंजर्स का एक्सीडेंट में तो देखा है कि बड़ा भारी नुकसान हुआ, लेकिन वैसे अगर चल रहा होता आमतौर पे AK-47 वगैरह तो कैजुअलिटी उससे बहुत ज्यादा होती है। तो मुझे हुकूमत का जो क्लेम है वो खुद ही आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही साबित नहीं कर पाए। बहरहाल ये हम ट्रेंड बार बार देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो अपने वर्कर्स का इस्तेमाल करती है। वर्कर्स आ जाते हैं इमरान खान की मोहब्बत में और क़यादत गायब हो जाती है। कभी डील करके गायब हो जाते हैं, कभी बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं कि हम आखिरी वक्त तक यहाँ पे खड़े रहेंगे, हमारी लाश यहाँ से ले जाएं, कफन बांध के हमें ले जाएं, लेकिन हम खड़े रहेंगे। ये खोखले दावे सुनने में भी लगते हैं और प्रैक्टिकली भी हमने यही देखा है कि जैसे ही क्रैकडाउन होता है तो उसके बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं। सवाल ये है पूछने का इस क़यादत से कि आपके मुतालबात इस तरीके से पूरे होने नहीं थे, हर कोई ये कह रहा था। सवाल ये है कि जब आपको पता था कि आप रेड जोन के पास आएंगे तो हुकूमत आपके खिलाफ क्रैकडाउन करेगी, तो आप क्या सोच के आए थे, क्या तैयारी करके आए थे? ये तैयारी करके आए थे कि जैसे ही शेलिंग होगी वहां से आप भाग जाएंगे? ना ये अपने लोगों को वहां पे इंतजाम कर सके रखने का, ना ये लोग वहां पे खड़े रह सके, क्योंकि सारी लीडरशिप गायब थी ना। यहाँ पे तो बुशरा बीबी और ये भी पता नहीं सडनली गायब हो गए। उमर अयूब साहब पहले ही चले गए थे। हमाद हज़रत साहब ट्वीट कर रहे हैं कि मैं पता नहीं 2 नदियां और 4 समंदर और 8 पहाड़ क्रॉस करके पहुंच गया हूं। हमें तो नहीं नजर आए वो डी चौक पे कहीं पे, ना पंजाब से कोई निकले। और मुझे पता है पंजाब के एग्जिट्स क्योंकि बनते हैं, आप इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन अगर PTI को इतनी स्ट्रेंथ शो करनी थी, पंजाब में आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले अपने शहरों में तो बड़ा एहतजाज कर सकते थे, लेकिन कोई नहीं निकला। कराची में बड़ा वोट है, वहां से भी कोई नहीं निकला। तो मेरे ख्याल से मोबिलाइजेशन भी गलती थी, तैयारी भी नहीं थी। और एक चीज ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और हमें करनी चाहिए कि इस रियासत ने तो ये फैसला कर लिया कि तहरीक इंसाफ को इस तरह के एहतजाज की इजाजत नहीं होगी। जितने उनके धरने भी, जितने एहतजाज भी थे, उसमें भी आपको पता है रुकावटें खड़ी की थी। इसमें तहरीक इंसाफ का अपना कसूर है। 2014 का धरना, क्योंकि रियासत उनके साथ थी, वो PTI में भी चले गए, पार्लियामेंट में भी चले गए, उनको किसी ने नहीं रोका। 9 मई के बाद तो मुकम्मल ही जो है उनके खिलाफ एक कहते हैं ना कि क्रॉस लग चुका है कि नहीं, आपको एहतजाज की इजाजत नहीं होगी। इसमें जो उस वक्त जो क़यादत थी, बड़ा वो शो ऑफ कर रहे थे कि नहीं हमने बड़ा अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, मेरे ख्याल से उससे उनको नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन 9 मई पे भी हम बार बार कहते हैं जो कसूरवार है उनको कसूरवार जो है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बतौर जमात एक पार्टी पे अगर आप क्रॉस लगा देंगे तो मामला शायद इस तरह आगे चलेंगे नहीं। ये वही डी चौक है जहां पे पिछले साल मरियम नवाज साहबा अपना ट्रक लेके आई थी, बंदियाल साहब की सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया था। फजल रहमान साहब के लोगों ने जो गेट लगा दिए गए हैं रेड जोन के बाहर, उन गेटों को तोड़ा, उसको फलांगा और वहां पे आए। उनकी अपनी हुकूमत थी, उनको इजाजत दी गई। 2022 में जब हुकूमत जारी थी PTI की, बिलावल साहब ने भी डी चौक पे धरना किया, मरियम नवाज ने भी किया। तो ये क्लियर है कि दूसरी जमातों को डी चौक रेड जोन पे इजाजत है एहतजाज करने की। तहरीक इंसाफ को ये पता होना चाहिए था कि उनको इस माहौल में ये इजाजत नहीं मिलेगी, खास तौर पे जब आप ये धमकी देंगे कि हम धरना देके बैठ जाएंगे, मुतालबात पूरा करने तक नहीं उठेंगे। उमर शीवा साहब, आप कहिएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बुशरा बीबी को इल्ज़ाम ज़्यादा दें इसका उनकी गलत कॉल थी, या फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो सियासी मामलात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं उनको लीड करना चाहिए था, वो बुशरा बीबी को समझा भी सकते थे? अलीना, चूंकि आपने इसको मेरे ख्याल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि इसका को आंसर कोई भी हो सकता है। मेरे ख्याल कि मैं तो इमरान खान को इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊंगा, क्योंकि ये बस इमरान खान का एक अपना कल्ट है ना, उस पर बात नहीं होती। अपने कोई किसी को तलाश करना है, कोई ब्लेमिंग करनी है, तो वो बाकी लोग जो है वो आपस में करते रहते हैं। अब ये है कि जब इमरान खान को उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे थे कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है, तो इस बात पे तो इमरान खान जो है वो डटे हुए थे। अगर ये सारा सिस्टम कामयाब हो जाता तो क्रेडिट जो है वो इमरान खान को जाना था, चूंकि ये उनकी प्लानिंग थी। अब चूंकि नाकाम हो गया तो बाकियों पे बात आ गई, और अब अगर आ ही गई बाकियों पे बात, तो ये वाली जो बात करते हैं ना कि इमरान खान जो है वो मान चुके थे कि आप संजानी में जाएं, ये बात मुझे इतनी हजम नहीं होती। यानी कि इमरान खान जो है वो डी चौक का तो कह रहे थे, और दूसरा उनका जो एक एहतजाज है वो इसका एक इम्पैक्ट जनरेट करना चाहते थे, जो कि उनको संजानी में अपने बंदे इकट्ठे करके और उनको उधर सर्दी में बिठाने का वो इम्पैक्ट या कोई ऐसे कोई उनके वो मिल नहीं सकता था कि जो उनको डी चौक में मिले।
एन मुमकिन है कि जो एक बंदा है वो ऑलरेडी जेल में है, तो वो डिपेंड करते हैं ना, जो उनके पास एक मैसेंजर जाता है जी कि हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें हो सकता है कि उन्होंने ये कह दिया हो कि अच्छा जो आप बेहतर समझते हैं आप वो कर लें। तो ये वाली जो बातें हैं ना कि जी वो कि बुशरा बीबी का कसूर है, बुशरा बीबी का ये ज़रूर है कि जो अगर हम देखते हैं जब अली मीन गंडापुर के का मुवाजना करते हैं बुशरा बीबी से, तो इमरान खान जो है वो अगर किसी की एक कोई शख्सियत ऐसी है कि जिसकी बात को वो संजीदा लेते हैं तो वो तो बुशरा बीबी है। तो ऑब्वियसली यानी कि ये जो प्लानिंग है जो 24 वाली या इवन के जो डी चौक वाली है, मैं नहीं समझता कि वो बुशरा बीबी की मर्जी के बगैर हुई होगी। उस पे दोनों वो एक पेज पे होंगे, तो कोई ये आप जो है ना बस आपस में यही खेलते रहेंगे जी कि वो फलान। अगर आप जरा इमेजिन करें ना कि अगर संजानी में होते तो इन्होंने क्या कर लेना था। इनका मकसद सिर्फ आके अपनी कोई याद दहानी के लिए तो नहीं आ रहे थे ना। इमरान खान जो है वो तो जब भी निकलते हैं वो इनकलाब की नीयत से निकलते हैं कि इस दफा इनकलाब आ जाना है, और ये फाइनल कॉल है कि इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रही। और इस दफा तो उन्होंने इस लेवल पर गए हैं कि उन्होंने बाकी जो इंटरनेशनल वेस्टर्न कैपिटल्स हैं उधर भी उनके लोग इकट्ठे हुए हैं कि शायद इसके बाद जो है ना कोई कसर बाकी ना रह जाए। तो अब तो वो अपनी एक एक्सट्रीम को छू चुके हैं, और ये चूंकि इसमें किसी को इमरान खान पर बात नहीं आ सकती, तो ये आपस में इनकी ये इल्ज़ाम तराशी आपस में चलती रहनी है। बुशरा बीबी जो है इनकी उनको वैसे एक मौका ज़रूर मिला है गंडापुर को कि इनको ज़रा एक बैकफुट पर लाएं, अदरवाइज जो है वो बीइंग इमरान खान की वाइफ उनके बारे में वो कोई बात नहीं कर सकते थे। अब जो है कभी बैरिस्टर साहब भी यही बात कर रहे हैं या गंडापुर के जो करीबी हल्के हैं वो भी जो इल्ज़ाम है वो सारा बुशरा बीबी पर ही दे रहे हैं। तो आई डोंट नो, यानी कि मैं नहीं समझता कि कोई ये जो इटसेल्फ एक मार्च का फैसला है वो जिसने किया ना, असल में तो इल्ज़ाम उस पर आना चाहिए। बाकी तो ये स्ट्रेटजीज के मामलात हैं और जो लोग निकले हैं उनकी एक अपनी अपनी सोच थी कि क्या होना था। ये जो बातें हैं जी कि इन्होंने इधर आके डी चौक में क्या करना था, ये जब इमरान खान ने किया था और इमरान खान को पहली दफा नहीं कर रहे थे, उन्हें आइडिया नहीं था कि लोगों ने उधर किस तरह गुजारा करना है, इसके बारे में इन्होंने कुछ सोचे ही नहीं है। ये जिस तरह शहजाद बात कर रहे थे कि कोई बिल्कुल किसी किस्म की इनकी कोई तैयारी नहीं है कि हम लोगों को साथ लेकर आए हैं, इनके खाने का क्या इंतजाम होना है, इनकी रिहाइश का क्या इंतजाम होना है। जो इनके वर्कर हैं वो तो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ना बुशरा बीबी बाहर निकल रही थी, ना अली मीन गंडापुर निकल रहे थे, ना कोई और, जो है वो सारे अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हुए थे। मैमल, क्या आप इत्तेफाक करती हैं सर? देखिए लीना, जो बात है ना कि किसकी जिम्मेदारी है, मैं इसमें एक्चुअली उमर के साथ एग्री करती हूँ, क्योंकि देखें इस नाकामी की या जो भी हुआ इस सब की जिम्मेदारी खान साहब पर ही आती है, क्योंकि फाइनल कॉल किसी और ने नहीं दी थी। फाइनल कॉल जेल से बैठ के इमरान खान साहब ने दी थी। और ये जो एक हमने देखा है कि ओवरऑल जो इस तरह की जो एक एक्सट्रीम पोजीशन के बस ये डू और डाई है और बस ये सब कुछ इस तरह होगा, तो ये खान साहब ही की डिसीजन होती है और उन्होंने दी, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर बाहर बुशरा बीबी को एक डिसीजन मेकिंग पावर भी दी, और गंडापुर साहब जो थे जाहिर पता केपी की हुकूमत उनके पास है तो वो उसके एक फैसिलिटेटर थे। तो बाकियों को तो आप उस लिहाज से थोड़ा नीचे रख सकती हैं। अच्छा अलीना, पहले जो मैं सबसे ज़्यादा जो है मैं सबसे पहले जिसके ऊपर बात करना चाहूँगी ना, वो एक्चुअली हम यहाँ पर जो है वर्कर्स और लोगों की और जानों की जो बात है ना वो ज़रूर हमें करनी चाहिए। मुझे जेन्युइनली मुझे पीटीआई के वर्कर्स के साथ बहुत सिंपैथी है, मुझे बहुत हमदर्दी है, क्योंकि देखें वो तो अपने लीडर से भी जो है वो बहुत प्यार करते हैं। खान साहब उनके हीरो हैं और वो चाहते हैं कि खान साहब जो है वो जेल से निकले। और जब जो उनकी बाहर की लीडरशिप जो पीटीआई की बैठी हुई है वो जब ये कहती है कि अब हम जाएंगे और इस बार तो हम खान को लिए बगैर लौटेंगे नहीं, तो वो उनको यकीन करके वो साथ निकलते हैं और वो वहाँ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप की अपनी कोई स्ट्रैटेजी जो है वो हमें नजर नहीं आती। आज एचआईसीपी की स्टेटमेंट से मैं एक लाइन जरूर पढ़ना चाहूंगी लीना, क्योंकि हमने देखा है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के भी लोगों की जो है वो डेथ्स हुई हैं और पीटीआई के अपने वर्कर्स की भी। तो एचआईसीपी ने आज जो स्टेटमेंट दी उसमें कि इट इज डीपली डिस्टर्बिंग टू नोट दैट द
loss of human life in protests and rallies has been of little concern for any of our political actors. Whether law enforcers or political workers, any casualty must be unacceptable for all. ये जो है ना अलीना, ये बहुत एक अहम चीज़ है. हम यहाँ पर सियासी स्ट्रेटजी, बाकी सारी चीज़ों किसका वो है कि कौन जीता कौन हारा उससे बात करते हैं, लेकिन जो लोग वो वर्कर्स हों, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हों जिनकी जानें ज़ाया हुई हैं, उसके ऊपर बहुत अफसोस है. तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे जेन्युइनली हमदर्दी है कि पीटीआई के लोग इस तरह है. अब मसला क्या है लीना? मसला जो है वो ओवरऑल ये कि क्या स्ट्रैटेजी थी पीटीआई की. हमने ये बात अभी कुछ दिन पहले भी डिस्कस की इस शो के ऊपर, और उस दिन भी मैंने आपको ये कहा था कि ये अगर उधर पहुंच भी जाते हैं, हमें लग भी रहा था कि इस्लामाबाद अबूर हो भी जाएगा, ये वहां चले भी जाएंगे, लेकिन क्या ये अपने इमीडिएट गोल्स जो हैं इनको मिल जाएंगे? यानी क्या खान साहब की रिहाई हो जाएगी? क्या हुआ अलीना? आपने इस तरह के भी वहां पर जिस तरह बोले गए कि जी पठानों को उनकी जो गैरत याद कराई गई और ये कि आपने साथ नहीं छोड़ना, और फिर हमने देखा कि लीडरशिप भी वहां से चली गई. ये जो चीजें होती है, फिर जो अभी शहजाद ने जिस तरह बात की पंजाब की लीडरशिप की, मैं कल देख रही थी कि एक्स के ऊपर पीटीआई के सपोर्टर्स ये बात कर रहे थे कि जो मैंडेट चोरी की बात होती है वो तो पंजाब की होती है, तो पंजाब की लीडरशिप कहाँ थी? यानी खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी गवर्नमेंट है, उसके तो सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करके आए. तो ये जो अलीना, ये पीटीआई के ऊपर के हर दूसरे महीने एक वो कॉल दे देना, फिर उस प्रोटेस्ट के अंदर अगर वायलेंस होना, ये जो ब्रांडिंग हो रही है ना, ये जिस तरह मैंने उस दिन भी कहा था, ये एक सियासी जमात के लिए अच्छा नहीं है कि एमकेएम टाइप की, अल्ताफ हुसैन की एमकेएम टाइप की ब्रांडिंग हो किसी भी सियासी जमात के लिए, कि उनकी वजह से जब वो प्रोटेस्ट करेंगे तो लॉकडाउन हो जाएंगे. हुकूमत की नहीं, तो हुकूमत भी यही हुकूमत भी गलत कर रही है जिस तरह वो क्रैकडाउन करती है, जिस तरह से वो सारी चीजें ब्लॉक कर देती है. मैं बात ये कर रही हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, सियासी जमात के ऊपर इस तरह की ब्रांडिंग होना, ये उनके फेवर में नहीं जाता. और मैं फिर दोबारा ये बात दोहराऊंगी कि जब तक जो है सियासी जमातें बैठेंगी नहीं, पीटीआई जो है वो हुकूमत के साथ नहीं बैठेगी, बात नहीं करेगी, तो तब तक कोई भी मामला जो हैं वो तय नहीं होंगे और वो आगे नहीं बढ़ेंगे. ये जो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखना, ये बिल्कुल गलत है. अच्छा, ये संजानी वाली बात जो शहजाद और उमर ने की, मैं आपको इसमें भी एक चीज़ बताती चलो जो मेरे पास खबर है, वो ये है कि ये कहा तो जा रहा है पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से पब्लिकली कि खान साहब संजानी के ऊपर जो है वो मान गए थे, और लेकिन बुशरा बीबी ने इंसिस्ट किया कि हम डी चौक जाएंगे. इसमें जो लोग गए हैं उनके पास, खान साहब के पास, उन्होंने उनको ये कहा है कि ठीक है संजानी, अगर बुशरा बीबी मान जाती, फाइनल डिसीजन उन्होंने तब भी यही कहा कि बुशरा बीबी की ही होगी, कि मुझे संजानी से मसला नहीं, लेकिन फाइनल डिसीजन को. ये बात जो है ये बाहर आकर नहीं बता रहे लीडर्स जो हैं, ये जहाँ तक मेरे जराए है वो ये बात कहते हैं. और लीना, एंड के ऊपर मैं फिर ये बात कहूंगी कि देखें, आप 5000 लोग ले आए, आप 10,000 लोग ले आए, आप लाखों लोग ले आए, एस्टैब्लिशमेंट की हेल्प के साथ भी आप 2014 में हुकूमत नहीं गिरा सके थे, तो आप अभी भी इस तरीके से अगर आप लेकर भी आएंगे और फिर इतना ज़्यादा जो है नुकसान भी होगा, जानी माली नुकसान भी होगा, तो फिर भी अगर आपको कुछ नहीं मिलता, तो ये आपके ऊपर जो एक छाप है ये आपके ऊपर नहीं लगनी चाहिए किसी भी सियासी जमात के ऊपर. एंड दे शुड रियली गो फॉर अ पॉलिटिकल सोल्यूशन, क्योंकि ये पॉलिटिकल सोल्यूशन के बगैर आगे नहीं कोई चीज़ बढ़ेगी. सलीम साफ़ी साहब, शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मैं और अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक एहतजाज के हक़ में नहीं थे. क्या आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं बुशरा बीबी की तरफ से पुश किया गया डी चौक के लिए, हालांकि पता चल रहा था, बार बार हुकूमत की तरफ से भी मैसेजिंग हो रही थी कि हालात सही नहीं है, डी चौक मत आए. ख़ासकर हमने तब देखा जब डी चौक जाने की जो कॉल थी वो बुशरा बीबी ने दी और कहा कि गंडापुर साहब लीड करेंगे, आपको वहाँ लेके जाएंगे, और उसके बाद शायद गंडापुर साहब की गाड़ी थोड़ी स्लो चल रही थी या कुछ थी, उसके ऊपर सारे जो कारकुनान थे वो चढ़ गए, वहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ एहतजाज किया गंडापुर साहब के खिलाफ. तो ये सब कुछ क्या सिग्निफाई करता है? नहीं अलीना, मुझे तो मेरा गम तो दोहरा है. एक तो ये है कि इधर बेगुनाह वो पुलिस वाला हो, वो पीटीआई का वर्कर हो, वो जो कोई भी हो, तो वो बेगुनाह हैं जो मर जाता है और हमें उसका अफसोस होता है. हम उनको अपने जिस्म का हिस्सा समझते हैं और बदकिस्मती से इस चीज़ में और इस एक्सरसाइज में हलाकतें यहाँ पे हुई. दूसरा दुख मेरा ये है कि इस वक्त मेरा सूबा यानी खैबर पख्तूनख्वा वो दहशतगर्दी की आमाजगाह है. कुरम एजेंसी में सैकड़ों तक हलाकतें पहुँच गई और लड़ाइयाँ अब भी जारी हैं. इसी तरह खुद सेटल एरिया, बस जो आप DI खान को देख लें, लेकिन मरवत को देख लें, बाकी जगहों वहाँ पे
हुकूमती रेट तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो इन हालात में तो एक बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए था वॉर ऑन टेरर का और इन चीज़ों का, और दूसरा संजीदा तरीन होना चाहिए था। लेकिन हमारे वज़ीर आला साहब वो उन चीज़ों को कोई तवज्जो नहीं देते। अपना होम डिस्ट्रिक्ट उनका जो है DI खान, वो भी सबसे बढ़ के ज़िद में है। लेकिन उनके साथ ठीक है, आप बातचीत करें या मुज़ाकरात करें या ताकत का इस्तेमाल करें, ये उनका प्रोरोगेटिव, जो भी रास्ता इख्तियार करना चाहता है। लेकिन उसको छोड़ के उनकी ये ड्यूटी लगाई गई है कि वो चंद दिनों बाद खैबर पख्तूनख्वा के साथ लो पठानों को अपने साथ लें और मरकज़ पे हमलावर हो जाएं। और अब जब बुशरा बीबी रिहा हुई है तो एक तरफ ज़ाहिरी बात है वो उधर उनकी मौजूदगी में अली अमीन पता नहीं कैसे अपनी हुकूमत चलाएगा, क्योंकि असल इख्तियार बुशरा बीबी के पास होता है। और अभी भी जब वीटो पावर उधर जो भी होगा वो अली अमीन के पास नहीं होगा बल्कि बुशरा बीबी के पास होगा। और इधर पंजाब से लोग जिनके केसेस हैं फ़लाँ हैं वो भी उधर खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं। तो वो पठानों को ला के कल उन्होंने बुरी तरह पिटवा दिया। अच्छा, कल उनकी बहादुरी पे हम सब ने उनको दाद दी थी बुशरा बीवी को, लेकिन पता नहीं कि रात को क्या हुआ है कि उन लोगों को ना वो लोग ठहर सके जो इनके वर्कर थे, और ना ख़ुद बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वो ठहर सके। और वो जो दूर दराज से पठान आए हुए थे वो उसी तरह कोई भाग के चले गए, किसी ने अपनी गाड़ियां छोड़ दी, किसी ने और छोड़ दिया। तो तीसरी तरफ यानी दोहरा गम भी नहीं बल्कि तीसरा गम यही है कि उस सूबे को जिधर बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है, जिधर गुर्बत सबसे ज़्यादा है, वहाँ के लोगों को ला के इधर जलसों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जो साफ़ी साहब कह रहे थे इसी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज अली अमीन साहब की तरफ से कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि एहतजाज तो अभी जारी है, एहतजाज कॉल ऑफ तो नहीं हुआ। और फिर अगर ऐसी बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहाँ देखते हैं आफ्टर ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डू और डाई एहतजाजी मार्च का हम रिपोर्ट कार्ड कर रहे हैं। शहजाद, ये कहिएगा अब इस सारे सागा के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? आज अली अमीन साहब ने तो ऐलान किया कि एहतजाज जारी है, किसी ने कॉल ऑफ नहीं किया है। कभी कभार लीडरशिप नहीं भी होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि एहतजाज खत्म हो गया। अच्छा, गंडापुर साहब के साथ तो मेरे ख्याल से उनके वर्कर्स ने जो किया है उसी से उनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि उनकी इस वक्त कबूलियत क्या है। मतलब उनको वॉशरूम तक जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उन सबको ये लग रहा था कि वो भाग जाएंगे और जैसे पहले KP का हाउस में भाग गए थे ऐसा ही कुछ करेंगे। उनको ना वॉशरूम जाने की इजाजत थी ना कहीं और जाने की इजाजत थी। तो मुझे नहीं पता वो किस एहतजाज की अब बात कर रहे हैं। देखिए, फौरी तौर पर तो मेरे ख्याल से एक जो बार्गेनिंग हैंड था तहरीक इंसाफ का वो मजीद कमजोर होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी फाइनल कॉल भी आजमा के देख ली, उसमें भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ। तो जो भी उनकी बार्गेनिंग पोजीशन थी वो तो कमजोर हुई है। लेकिन यहाँ पे अलीना, अगर हम ये बात करें ना कि हारा कौन जीता कौन, सियासी तौर पे तो ये आप कर लेंगे। कल वो मिनिस्टर्स आके जो है मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन ये फैक्ट है अभी जो बात की मेमन ने, सलीम साफी साहब ने, या जानों का ज़िया हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है। मतलब ये भी अब हमने देख लिया कि रियासत जो है वो मुल्क के दूसरे हिस्से में तो हमने देखा है कि ये कोई नई बात नहीं थी कि गोलियां भी चलती हैं एहतजाज पे। आज हमने इस्लामाबाद में भी होते हुए देख लिया है। तो ये कितने अरसे तक सरवाइव करेगा? देखिए, तहरीक इंसाफ की जो हिस्ट्री है ना कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमलावर होने की, वो तो बड़ी पुरानी, उस पर हम बहुत मरतबा बात भी कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त ये कहना कि क्या वही तर्ज अमल है, मेरे ख्याल से वो दुरुस्त नहीं होगा कहना। इस वक्त वो विक्टिम है। यानी कि आप ये देखें, और ये बात हम काफी दफा पहले भी कर चुका हूं कि इलेक्शन से पहले क्या था, सिंबल ले लिया, उन्होंने क्या किया, एहतजाज किया? नहीं, वो अदालत चले गए अपने केस लेकर, वहां से भी उनको रिलीफ नहीं मिला। इलेक्शंस में हम सब की तवक्कुआत ये थी सिंबल के बगैर वो हार जाएंगे, वो जीत गए, तो क्या उनको इख्तिदार मिला? नहीं, उनको इख्तिदार भी नहीं मिला। क्या हुआ? फॉर्म 47 बन के सामने आ गए। उन्होंने क्या किया? उस पर कोई एहतजाज किया, धावा बोला? नहीं, वो कहाँ गए? ट्रिब्यूनल्स के पास गए। जब ट्रिब्यूनल्स के पास गए तो हुकूमत ने ट्रिब्यूनल्स का कानून ही बदल दिया। फिर वो जब पार्लियामेंट में आए, माजी की तरह उन्होंने नहीं किया कि हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, हम चढ़ाई कर देंगे। वो पार्लियामेंट में गए, उन्होंने कहा कि हमारी रिजर्व सीट दे दो, तो वहां पे जो है रिजर्व सीट इलेक्शन कमीशन और बाद में अदालत ने उनको देने से इनकार कर दिया। जब उनके लोगों को पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया,
तो उन्होंने स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई, उन्होंने कहा ठीक है हम कमेटी में बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं। 26वीं तरमीम का हवाला हुआ तो उसी कमेटी में बैठ के बात हुई। जब उनको उम्मीद थी कि शायद ये चीफ जस्टिस हमारे खिलाफ है, जब कोर्ट में एक नॉर्मल प्रोसेस के जरिए नए चीफ जस्टिस आएंगे तो हम इंसाफ तलब करेंगे, तो आपने 26वीं तरमीम के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसी को बिल्कुल कमजोर कर दिया, आईनी बेंच अलग कर दिया, रेगुलर बेंच अलग कर दिया। मतलब इसमें कितनी मिसाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जब हुकूमत को नजर आया कि उनकी मर्जी के बेंच नहीं बन रहे, उन्होंने एक नहीं 2 मरतबा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बेंच के जरिए तब्दीलियां लेकर आ गए। तो अगर आप किसी जमात को दीवार से लगा देंगे बिल्कुल ही, तो फिर ऑप्शन क्या रह जाता है? या तो हम ये कहें कि ठीक है माजी में ये होता रहा है कि जब एक हुकूमत अपना गलबा कायम कर लेती है तो फिर आप चुप करके बैठे रहें, अगर ये स्ट्रैटेजी है और इसी तरह चलना है तो फिर ठीक है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आप बातचीत के दरवाजे बंद, आप बातचीत करें, एंगेज करें, तो मेरे ख्याल से एंगेजमेंट तो बहुत करने की कोशिश की है। और इसमें मसला ये होता है कि पार्टी के जो हॉक्स है ना, फिर वो सामने आते हैं। बुशरा बीबी कहेंगे हम डी चौक पहुंचेंगे, जो आपके नेगोशिएटर्स होते हैं गौहर साहब की तरह, दीगर लोगों की तरह जो एंगेज कर सकते हैं, जो बातचीत कर सकते हैं, उनको आप पीछे धकेल देते हैं, आप पार्टी के हॉक्स को ले आते हैं। तो सलूशन तो इसका सियासी ही है और आपको बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन शायद अभी गवर्नमेंट इतना स्ट्रॉन्ग फील कर रही है कि हमें जरूरत ही नहीं बातचीत की, हम इसी तरह जोर जबरदस्ती जो है 4-5 साल अपने निकाल लेंगे और फिर आगे देखेंगे क्या होता है। मेरे ख्याल से इस स्ट्रैटेजी को तब्दील होने की जरूरत है। ठीक है शहजाद, दिलचस्प आपका नजरिया, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद की सूरत हाल के ऊपर। उमर, जैसे ब्रेक से पहले शहजाद कह रहे थे और उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट यहाँ से शुरू किया कि ये मत भूले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विक्टिम भी है, क्या आप इतफाक करते हैं उनके आर्ग्यूमेंट से? नहीं अलीना, मैं इतफाक नहीं करता शहजाद से। शहजाद ने जिस अंदाज में तहरीक इंसाफ को पेश किया ना, ये तो बड़े ही साई किस्म के लोग लगते हैं जिनका कोई रोल ही नहीं है, बस इनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं। मेरा इससे व्यू बड़ा डिफरेंट है और मैं समझता हूँ कि जिस इंतकाम का सामना इस टाइम तहरीक इंसाफ कर रही है, इसकी बुनियाद तहरीक इंसाफ ने खुद रखी हुई है। दूसरा ये है कि ये किसी के साथ चलने को तैयार नहीं है। अगर ये जो बात, अगर हम जो इलेक्टोरल सिंबल की कितनी दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन हमने कभी ये बात की है कि ये 2 साल में इलेक्शन ही ठीक नहीं करा सके। हम ये बात करते हैं कि वो देखिए आखिरी दिनों में उनको किस तरह के हालात थे, वो तो इनके जो है छुप छुपा के इलेक्शन करा रहे थे। इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, तब से ये मसला चल रहा है, तब से इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, उस पर बात नहीं होती। और फिर ये जो जब इन्होंने असम्बलियां तोड़ी थी, जब पंजाब असम्बली तोड़ी थी या केपी असम्बली तोड़ी थी, इनके अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इमरान खान के मिन्नतें करते रहे कि ऐसा ना करें, इमरान खान ने किया। तो अब अगर आपने अपनी चॉइसेस है ना आपकी, आपने, और हर चॉइस की एक अपनी प्राइस है। अब यह है कि अदम एतमाद इतना ज्यादा है कि हुकूमत को एतमाद नहीं है। और फिर उसमें जो एक चीज मैं बड़ी अहम भूल गया, वो 9 मई है। मुझे इस बारे में कोई बहाम नहीं है कि इस तरह का काम आज तक इंडिया नहीं कर सका। जो पीटीआई ने किया है, इस तरह का काम आज तक टीटीपी नहीं कर सकी। लेकिन चूंकि ये एक मिडिल क्लास पार्टी है, हम में से हैं लोग, और हमें जो है ना, हमने उसको एक नॉर्मलाइज कर लिया है, हमने इनकी वायलेंस को नॉर्मलाइज कर लिया। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी जब आए थे, उस टाइम एक पुलिस वाला शहीद हुआ था, कोई बात ही नहीं हुई थी। आज हम इसलिए बात कर रहे हैं कि कोई तहरीक इंसाफ के भी 2 बंदों के बारे में, कोई 3 के बारे में इतलात आ रही है कि उनकी डेथ हुई है। और इवन तब तक रेंजर्स की भी बात नहीं हुई। रेंजर का भी हम जो है ना मक्कू ठप चुके थे कि उनके जो 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, रेंजर ने खुद ही मारे हैं। ठीक है, ये इनका जो तरीका। और ये जो अभी इस दफा आए हैं, क्या किया इन्होंने आगे, डी चौक में इनको बड़ी देर बाद आने की एक मौका मिला है। इर्द गिर्द जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उनकी इन्होंने हरासमेंट शुरू कर दी है। भाई किसी साइड पे आपका किसी के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं है, आप एक अकेले रह गए हैं कि जो बिल्कुल ठीक है और बाकी सारे गलत हैं, और खुद भी एक हालत लड़ाई में है। आपको अपना जो चीफ मिनिस्टर है उस पर भी इतबार नहीं है, वो भी आपके वर्कर्स को पूछ के जाता है। ये एक बड़ी, हमें आइडिया नहीं है कि ये एक बड़ी वर्स्ट फॉर्म किस्म की एस्टेब्लिशमेंट होगी अगर ये आप ही जाते हैं। इधर एक होगा, इधर तो एस्टेब्लिशमेंट में आपस में कोई एक डिस्कशन करते हुए नजर आते हैं। ये अगर आगे तो फिर इमरान खान जो है, वो जो बात की थी ना उसने, वो फयाज चौहान ने, कि जिधर एक ओहदा देते हैं तो उनके पीछे को 3 कुत्ते लगा देते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल तो हरासमेंट विद इन पार्टी भी है और आउटसाइड भी है। जब तक इनका रवैया ठीक नहीं होगा तो इनके लिए चैलेंजेस आते रहेंगे। या फिर यही है कि ऐसी कुछ सूरत हाल हो जाए कि जिसमें ये इनकलाब ले आए और ये कब्जा कर जाए। अगर ये सिस्टम के अंदर रहेंगे तो उसके लिए लोगों के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। शहजाद,
जी अच्छा, मुझे तो ये नहीं समझ आया कि उमर ने मेरी किस बात से इख्तलाफ किया, क्योंकि मैंने खुद ये अपना जवाब इसी तरह शुरू किया था कि माजी का एक बड़ा खौफनाक तर्ज अमल रहा है तहरीक इंसाफ का, जिसमें 9 मई भी आ जाता है, जिसमें वो हिकमत अमली भी आ जाती है कि हम असेंबलियां तोड़ देंगे, हम कौमी असेंबली से इस्तीफा दे देंगे। मैंने बात शुरू की थी इलेक्शन से कुछ अर्से पहले की, जब इनके सिंबल भी लिया गया, इनके लोगों को नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं करने दिए जा रहे थे, वो क्रैकडाउन हमने सबने सामने देखा है। उसके बाद मैंने इलेक्शन से लेकर अब तक जो है जो पार्लियामेंट्री काम हुआ है वो भी गिनवा दिया, जो जुडिशरी के जरिए उन्होंने रिलीफ हासिल करने की कोशिश की वो भी गिनवा दिया, उसमें तो मुझे कोई इश्तियाल अंगेजी नहीं नजर आई। जहां तक उमर ने फिर कहा इस धरने में जो हुआ उसकी तो मैं पहले दिन से मुखालफत कर रहा हूं। तो जो पूरा पीरियड था 9-10 महीने का, जिसमें मैंने कहा कि जुडिशल प्रोसेस के जरिए उन्होंने क्या ट्रिब्यूनल में जाना अपने इलेक्शंस के लिए, क्या वो दुरुस्त नहीं है एकदम? उस पर आप कहेंगे कि नहीं कानून चेंज करके हम एंड वक्त पे ये करेंगे कि नहीं साबिक रिटायर्ड जज होगा वो भी आपका केस सुनेगा। जब आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करने जाएं, आपके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाए, फिर आप हाई कोर्ट से जाके अपील करें और वो आपके हक में फैसला दे। आप जो है सुप्रीम कोर्ट बैठे और एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी आपके हक में ना फैसले दे रही हो, आप ऑर्डिनेंस के जरिए उस कमेटी को तब्दील कर दें, फिर आप एक और कानून लेकर आए और फिर उस कमेटी को तब्दील कर दें। अगर आप कानून के साथ ये खिलवाड़ करते रहेंगे अपने सियासी मुखालफिन को दीवार से लगाने के लिए, तो इन दी एंड आउटकम क्या होगा? वो आउटकम होगा जिसकी मैं भी मुखालफत करता हूं और जिसकी मेरे ख्याल से उमर भी मुखालफत कर रहे हैं। बात यह है कि जो उमर कह रहे हैं कि तर्ज-ए-अमल बदलना पड़ेगा, उनका अपना रवैया बदलना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये जो लीडरशिप इस वक्त है जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन है, उन्होंने बहुत हद तक रवैया बदला है। पहले हॉक्स का रवैया ये था कि असेंबलियों से इस्तीफा दे दो, कौमी असेंबली से इस्तीफा दे दो। 2014-15 में भी यही हुआ, 2022-23 में भी हमने ये देखा। ये तर्ज अमल तहरीक इंसाफ ने बदला है। अगर वो तहरीक इंसाफ कहते हैं हम नहीं बैठ रहे असेंबली में, हम नहीं मानते इस हुकूमत को, उन्होंने तस्लीम किया। 26वीं तरमीम जिसकी मुखालफत की उस दिन भी वो असेंबली में मौजूद थे। तो ऐसा नहीं है कि अब मेरे ख्याल से कोई तब्दीली नहीं आई है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हॉक्स है पार्टी में, उनको अगर आपने जो लोग बातचीत करना चाहते हैं उनको आपने मौका नहीं दिया, तो हॉक्स आके बात करेंगे और फिर वो इसी का तर्ज अमल होगा कि धरना दे दो, एहतजाज कर दो, जिसके मेरे ख्याल से हम सब मुखालिफ हैं। जल्दी से वेन करवा लेते, मैं बस वक्त बिल्कुल प्रोग्राम में खत्म हो गया है। महमद, देखिए लीना, जो बात है ना, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना दोनों साइड्स के ऊपर, मतलब इस तरह मैं वैसे आपको बताती चलूं कि इस तरह गंडापुर साहब ने एक्चुअली निगोशिएशंस और वो सब करने की कोशिश भी की थी, ठीक है। पीटीआई के लोग, क्योंकि अगर उनको सिर्फ ये था कि हुकूमत जो है वो कब डिलीवर करेगी ये चीजें, जो प्रोमिसेस या जो चीजें हो रही थी आपस में डिस्कस, वो कब होंगी, तो उसके ऊपर जरा ट्रस्ट डेफिसिट। अब वो ट्रस्ट डेफिसिट भी क्यों है? क्योंकि लीना हमने पहले भी देखा है, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि हुकूमत इनको इलेक्शन दे रही थी PDM-1, लेकिन खान साहब उसके बाद जो है माने नहीं उसके ऊपर, और फिर जो है वो इस तरह की चीजें होती कि नहीं हम ये हवा बोल दें, दावा बोल दें, ये कर दें। ये देखिए मेरे ख्याल में ये चीजें निगोशिएशन से आती होंगी, ये धमकियों के साथ नहीं होंगी। और ये नहीं होगा कि वी विल स्टॉर्म द कैपिटल, वी विल टेक ओवर द कैपिटल, और फिर ये हम ये भी करेंगे और वो फिर हम फेल हो जाएं। और फिर जब हम फेल हो जाएंगे तो अब आप मेरे साथ बात करें, फिर तो उसके बाद गवर्नमेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगी ना कि आपको तो सेटबैक हुआ इतना बड़ा, तो फिर वो आपकी बातें कैसे आपसे मानेंगे? आप बेसिकली अगर आप प्रोटेस्ट का कहते भी हैं, लेकिन अगर आप बैठ कर डिस्कस करें, आप कहें अच्छा ठीक है आपने ये 2 हफ्ते की बात करें, आप ये हफ्ता पहले ये चीज करते हैं, हम फिर ये कर लेते हैं, यानी कि एक जो आगे बढ़े थोड़ा सा पीछे हटे, ये जब तक नहीं करेंगे ना, तो ये जो मैं छाप की बात कर रही हूँ ना, ये MKM वाली ब्रांडिंग की जो बात करी, एजेंट ऑफ केओस, एनआरकी, ये किसी सियासी जमात के लिए अच्छा नहीं होता और इसका नुकसान सारी सियासी कुव्वतों को होता है। तो ये हमने PDM-1 में भी इनकी PTI की स्ट्रेटजी फेल होते देखी, अभी भी हम ये स्ट्रेटजी ये कामयाब नहीं हो रही। इसलिए बात करें, ये नहीं करेंगे हम टेक ओवर करेंगे, हम मीडिया के लोगों को मारेंगे, हम इधर खवातीन जर्नलिस्ट को हम किक्स मारेंगे, डंडे बरसाएंगे उनके ऊपर, हम जो है अटैक करेंगे मीडिया की बिल्डिंग्स के ऊपर। मीडिया कोई आपका दुश्मन है? आप जो है बात कर, ये वाली चीजें जो है मेरे ख्याल में PTI को समझनी चाहिए कि ये जो उनके ऊपर ये छाप हर तरफ से लग रही है कि वो आएंगे जलाओ घराए करेंगे और लोगों को मारेंगे और इस तरह से फिर वायलेंट होंगे। ये नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली। सलीम सावी साहब, आप इसकी वजह क्या? इसीलिए आपको हमेशा उन लोगों के लिए स्पेस रखनी चाहिए जो बातचीत के जरिए मामला को हल करने की कोशिश करते हैं। सलीम सावी साहब, आप इसकी वजह क्या समझते हैं? और ये भी कहिएगा, कल जैसे हमने देखा जो अब कारकुनान हैं वो भी कहीं ना कहीं उनमें लीडरशिप से मुतल्लिक ट्रस्ट डेफिसिट है, उनको भी लगा कि कहीं हमें धोखा दे के भाग ना जाएं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानी की कैदी तो नहीं हो गई कहीं ना कहीं? इसकी वजह मुझे ये नज़र आती है कि इमरान खान साहब ने हमेशा आवाम के जज्बात को भड़काया तो बहुत, लेकिन उनकी तरबियत का कोई इंतज़ाम नहीं किया। तरबियत करती है तंजीम,
और तंजीम कभी भी इमरान खान साहब की प्रायोरिटी नहीं रही, इसलिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी बावजूद इलेक्शन कमीशन के डिमांड के वो नहीं कर सके। अब मसलन कल की आप देख लें, 3 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं पीटीआई की क़यादत को। एक वो जो नज़रियाती थे, जो शुरू दिन से इमरान खान साहब के साथ थे, मसलन शौकत यूसुफजई हैं, इसी तरह शहरयार अफरीदी वग़ैरह, ये जो ग्रुप है, कल वो कहीं आपको नज़र आया नहीं। दूसरी लीडरशिप वो है जो कि 9 मई के बाद इमर्ज हुई है बैरिस्टर गौहर की सूरत में, और ये जो कला का जो ग्रुप है, कल वो भी वहाँ ड्राइविंग सीट पे नहीं थे फैसला करने वाले। अब बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, लेकिन फैसले का इख्तियार उनके पास नहीं था, बल्कि उसके लिए उनको बुशरा बीबी की तरफ देखना पड़ा। इसी तरह बैरिस्टर सैफ पैगाम ले गए और पैगाम ले जा रहे थे, लेकिन उनका भी कोई नहीं था। तो ये जो क़यादत की कैटेगरी है, वो भी उसकी भी कोई नहीं सुनता, वो भी जाके उधर से हिदायत लेता है। और फिर तीसरी क़यादत, असल क़यादत जो है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की है। तो अब इन 3 क़यादतों के साथ तो मामला नहीं चल सकता। इसको उनको चाहिए कि वो अपनी तंजीम को ऑर्गेनाइज़ करें और उसके साथ साथ उन लोगों को सियासी अखलाकियात भी सिखाएं। तो वो मेरे ख्याल में ये उनके लिए भी बेहतर है और मुल्क के लिए भी बेहतर है। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।